हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किसी सॉल्यूशन का अगर हमें पीएच मेजर करना हो तो हम किस तरीके से उसका पीएच मेजर करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कि उसी सॉल्यूशन का अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करना हो तो हम किस तरीके से उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। तो यही टॉपिक है आज हमारा, और इस टॉपिक को हमेशा की तरह हम अपने कुछ कंटेंट्स में समझेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है। दूसरा, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिनके थ्रू हम कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे सिलेक्शन की, कि हमारे किस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप का कंडक्टिविटी मीटर हमें लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उसके डिपेंडेंसीज की, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या जो हम सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने जा रहे हैं वो किन किन पॉइंट्स पे हमारे डिपेंड करती है। उसके बाद हम जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे। जनरल क्वेश्चंस जैसे टीडीएस और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, के फैक्टर जो हम बहुत सुनते हैं, के फैक्टर क्या होता है, हमारा जो कंडक्टिविटी मीटर है उसकी हम क्लीनिंग किस तरीके से करेंगे, और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसे अपने स्टोर में या अपनी उसे अलमीरा में हमें सेव कर रखना है तो हम किस तरीके से उसे स्टोर करेंगे। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है। ये जो कंडक्टिविटी वर्ड होता है ये हमारा लिया गया है कंडक्ट से। जैसा कि हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा, एक तीन टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। इनमें डिफरेंस किस हिसाब से होता था। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है या फिर हमारा लोहा है, छड़ है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं तो वो होता था हमारा कंडक्टर। और कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिकल फ्लो को पास नहीं करा सकते, जैसा हमारा लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स बोलते थे। तो सेम फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर के बाद ही हमारा वर्ड आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो वर्ड होता है वो हम किसी सोल्यूशन के लिए, एक लिक्विड के लिए लेते हैं। मतलब कि ऐसा कोई लिक्विड जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिकल करंट को पास करा सकें उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी से क्या होता है हमारा, जो हमारे किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो टोटल आयंस होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, हमारे लोहे की छड़ में हमारा करंट पास हो रहा है, एल्युमिनियम कॉपर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वाटर या किसी सोल्यूशन के अंदर से करंट क्यों फ्लो होगा, ऐसा उसमें क्या है। तो हम सभी जानते हैं किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस के अंदर से करंट सिर्फ तभी फ्लो होगा जब उसके अंदर पॉजिटिव या निगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे। अब जैसा मान लीजिए हमारा पानी में हमारा HCl है, NaOH हो गया, NaCl हो गया। अगर हम इसको आयंस के रूप में बांटेंगे तो हमारा H प्लस Cl माइनस हो जाएगा, NaOH का Na प्लस OH माइनस हो जाएगा, और NaCl का Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। NaCl मतलब हमारा नमक। अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है, इनमें से और भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आयंस प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक लीनियर मोशन को फॉलो करने लगेंगे, जिससे हमारे जो है एक उस सोल्यूशन से करंट फ्लो होगा। और उस करंट फ्लो करने से क्या होगा, हमारे जो कोई भी सोल्यूशन है उसकी हमें कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो पोटेंशियोमीटर या हमारा एम्पीरोमीटर पे वर्क करता है। और वो क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। वो डिस्कस करेंगे हम इसके मेजरिंग मेथड्स में। एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तीन तरीके के मेथड यूज होते हैं। पहला होता है एम्पीरोमीटर, एम्पीरोमीटर। दूसरा होता है हमारा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तीसरा होता है हमारा इंडक्टिव। अब एम्पीरोमीटर क्या होता है, एम्पीरोमीटर की जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में हमारी दो कॉपर रिंग्स लगी रहती हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉपर रिंग ये हो गई, सेकंड वाली ये हो गई। अब इन दोनों में ही हम लो एम्पलीट्यूड की एसी सप्लाई को प्रोवाइड कराते हैं। अब उस एसी सप्लाई को प्रोवाइड कराने से क्या फायदा होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमारा कोई सोल्यूशन भरा हुआ है जिसकी हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता करनी है। तो क्या होगा, इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे और निगेटिव आयंस भी होंगे।
तो ये पॉजिटिव आयंस जो होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एसी सप्लाई लो एम्पलीट्यूड की दे रखी है, तो पॉजिटिव आयंस जो होंगे हमारे, वो हमारे निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो निगेटिव चार्ज है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसके अट्रैक्शन की वजह से जो हमारा एसी का जो हमने एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कराया है, उस वो हमारा एम्पलीट्यूड कुछ कम हो जाएगा। उसके एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उसी के हिसाब से हमारी जो कंडक्टिविटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है एम्पीरोमीटर के साथ। अब जैसे मान लीजिए जिस सोल्यूशन के अंदर हमने इस इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, उसके अंदर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हायर है। उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने की वजह से इन प्लेट्स पे उतना एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो आयंस होंगे वो एक दूसरे को रिपल्सन की प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। रिपल्सन की प्रॉब्लम जो होती है यही हमारी पोलराइजेशन की प्रॉब्लम कहलाती है। तो इस पोलराइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से हायर कंडक्टिविटी की जगह पे हम एम्पीरोमीटर को यूज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर में क्या फायदा होता है, अब जैसे मान लीजिए यही है हमारी, इसमें 4 रिंग्स होंगी। 4 रिंग्स का क्या फायदा है, हम क्या करेंगे, जो आउटर की हमारी जो 2 रिंग्स होंगी, मतलब 1 नंबर और 4 नंबर की जो रिंग होगी, उसमें हम एसी की लो फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज को प्रोवाइड कराएंगे। और जो अंदर वाली होगी ये इस बात को मेजर करेगी कि दोनों की रिंग्स में कितने वोल्टेज की ड्रॉप हुआ। इसमें क्या होगा, ये हायर कंडक्टिविटी में भी यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव सेंसर की। इंडक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ब्राइन है, एसिड्स है, ऐसी जगह पे हमें किसी सोल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो वहां पर ये दोनों वर्क नहीं कर पाते एग्रेसिव मटेरियल की वजह से। तो वहां पे क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक या टेफ्लॉन की बनी हुई जो हमारा एक हॉलो पाइप होता है, वहां पे हम यहाँ पर 2 कॉइल लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टिविटी मीटर है, यहाँ पर हमने 2 कॉइल प्रोवाइड करा दी। ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, ये हमारी हो गई सेकेंडरी कॉइल। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में हम लो एम्पलीट्यूड की एसी वोल्टेज जो है प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये कॉइल है तो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। और इसी के पास में हमारी दूसरी कॉइल भी है, तो दूसरी कॉइल में क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर भी हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होने लगेगा। अब जैसे ही इसके अंदर से हमारा कोई फ्लूइड पास करेगा तो क्या होगा, हमारा इसके जो सेकेंडरी कॉइल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कुछ डाउन होगा। जितना डाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारा एनालाइजर है वहां पर हमारे पहुंच जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन की। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सिलेक्शन। अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि इन तीनों को कहां कहां पे यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए 0.1 माइक्रो सीमेंस से 200 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर भी आएगा, अगर इस रेंज तक का किसी भी सोल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हम एम्पीरोमीटर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए 0.1 माइक्रो सीमेंस से लेकर 200 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर तक का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। अब अगर हमें ब्राइन, एसिड्स, बेसिस, इन सब चीजों का अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उस केस में हम इंडक्टिव कैपेसिटिव मेथड का हम यूज करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंसीज की। डिपेंडेंसी का मतलब इसमें क्या होगा, हमारा जितने ही ज्यादा सोल्यूशन के अंदर आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी कंडक्टिविटी होगी। मींस सोल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं, पहली बात तो हम पर ये डिपेंड करेगी। दूसरी बात, जैसे जैसे सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी भी राइज हो जाएगी। इसका मतलब पीएच की तरह ये भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हमें जिस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं उस सोल्यूशन का हमें टेम्परेचर भी मेजर करना पड़ेगा फॉर प्रॉपर एक्यूरेसी। बस यही 2 पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल क्वेश्चन की। जनरल क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की जो बात करते हैं वो क्या होता है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब जैसे अभी तक हमने जो आपको डेफिनेशन बताई वो एक समझने के लिए थी, बट अगर आपको यही बात अगर इंटरव्यू में बताना है तो क्या बताना है वो देखते हैं।
कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन। और कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, किसी भी इंटरव्यू के लिए ये दो लाइनें सफिशिएंट हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू प्रोब सेल कांस्टेंट के। अब आपने जब भी आपने कोई इलेक्ट्रोड लिया होगा उसके ऊपर k इक्वल्स टू 0.1, k इक्वल्स टू 1 या k इक्वल्स टू 10 ये जरूर लिखा देखा होगा। तो अब इस प्रोब सेल कांस्टेंट k का क्या मतलब है? अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड में दो रिंग्स लगी होती हैं, तो इन दोनों रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है d, अगर हम प्रोब सेल k इक्वल्स टू की बात करें तो इन दोनों रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है d और इसका जो सरफेस एरिया है a, इसके डिवाइडेशन को ही हम सेल कांस्टेंट k बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम सीधे बात कर लेते हैं कि सेल कांस्टेंट k कितना हो तो हम कैसे क्या करना है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन की हमारी कंडक्टिविटी कम है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर तो हम इन दोनों रिंग्स की डिस्टेंस को कम कर लें या इसके एरिया को बढ़ा लें। तो इस केस में क्या होगा हमारा, k हमेशा हमारा लेस देन 1 मिलेगा। तो k इज लेस देन 1 का मतलब हो गया, यहां पे लिख लेते हैं k इक्वल्स टू 0.1। इसका मतलब हम यहाँ पे एम्पीरोमीटर यूज कर सकते हैं। अगर k इक्वल्स टू हमारा आ गया 1, तो ये हमारा मीडियम कंडक्टिविटी के लिए हो गया। यहाँ पर हम एम्पीरोमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा k हमारा हो गया 10। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जहां पे हायर कंडक्टिविटी होगी वहां पर हम इस सेल का यूज करेंगे। इस सेल का यूज करने का मतलब ये हो गया हमारा कि पोटेंशियोमीटर हमें यूज करना है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ टू क्लीन। हम कंडक्टिविटी मीटर को किस तरीके से क्लीन करेंगे? तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, इन तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड हमारा कंटेमिनेशन उसके अंदर कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर उसे डिप करेंगे, शेक करेंगे, 2-3 मिनट तक करेंगे, तो हमारा सेंसर क्लीन हो जाएगा। अगर नहीं क्लीन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 1% बाय वेट, उसको लेंगे, उसके अंदर अपने सेंसर को 2-3 मिनट तक शेक करेंगे। हमारा अगर सेंसर क्लीन हो जाता है तो उसके बाद डी आयोनाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर से उसे क्लीन कर लेंगे। अब मान लीजिए उससे भी हमारा क्लीन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे 60% और उसमें 40% वाटर मिला लेंगे। उसके बाद अगेन शेक करेंगे 2-3 मिनट तक। शेक करने से अगर हमारा सेंसर क्लीन होता है देन मच बेटर, अगर नहीं होता है तो हम फिर आगे चलेंगे। उसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl को हम 50% ले लेंगे। उसके बाद आइसोप्रोपेनॉल उसमें मिला देंगे। आइसोप्रोपेनॉल का मतलब क्या होता है, हमारा रबिंग एल्कोहल, उसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो उसे हम उसको मिलाएंगे और फिर से अगेन शेक करेंगे, एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेके 2-3 मिनट तक शेक किया, क्लीन हो गया देन मच बेटर। और इसके बाद तो क्लीन होना ही होना है यार, इसके बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास आइसोप्रोपेनॉल नहीं है, हमारे प्लांट में डिस्टिलरी सेक्शन नहीं है, या हमारे पास आइसोप्रोपेनॉल है ही नहीं, इन एनी केस किसी भी रीजन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, 20-30% हम कंसंट्रेटेड HCl ले लेंगे और उसको मिला लेंगे डी आयोनाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर के साथ। फिर उसको क्लीन करेंगे बढ़िया तरीके से, क्लीन हो गया, फिर हम उसे क्या करेंगे, अपना यूज करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, बस और क्या। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि अगर हमें उसे अपने एप्लीकेशन से निकालकर अपने लैब में उसे स्टोर करना है तो किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए, प्रॉपर वे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इलेक्ट्रोड को अपने लैब में लेके आएंगे, उसे डी आयोनाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर से बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे। इसके बाद हम उसे दो तरीके से रख सकते हैं, चाहे हम उसे ड्राई कंडीशन में रखें या वेट कंडीशन में रखें। अगर हमने उसे ड्राई कंडीशन में रखा मीन्स उसको पैक किया और अपने अलमीरा में रख दिया, तो क्या होगा, जब हम उसे एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो हमें उसे फिर से एक बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा। या फिर हम क्या करेंगे, उसका एक कैप बनाएंगे, कैप के हम एक रुई लगा देंगे, रुई में हम डी आयोनाइज्ड वाटर रख के उसे बढ़िया से पैक कर देंगे, जैसे कि हम अपने पीएच मीटर को रखते हैं। तो इस तरीके से हम उसे स्टोर कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको कंडक्टिविटी का प्रॉपर फंक्शन किस तरीके से हमारे प्लांट में यूज होता है क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।